नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं, स्टरलाइजेशन। देखिए स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन के लिए किन किन मेथड्स का यूज किया जाता है, उन मेथड्स के बारे में भी अपन देखेंगे। क्या क्या टेम्परेचर यूज होता है, कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टरलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब है। देखिए यहाँ स्टरलाइजेशन, देखिए स्टरलाइजेशन होता क्या है, जनरली क्या है स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो ये स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन में जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी आपकी सरफेस हो सकता है या कोई मीडियम हो सकती है या कोई आर्टिकल हो सकता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, वो क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन में उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो स्पोर्स उनके बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, या उनके स्पोर्स सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन। जैसे आपने कहा सेप्सिस का मतलब क्या है। सेप्सिस का मतलब जनरली अपन मानते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस सरफेस या मीडियम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। क्लियर है। तो दोनों वर्डों में थोड़ा डिफरेंस है, वहां पर चाहे वो फ्री करता है चाहे वो नहीं करता, चाहे उसकी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन उस सरफेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करता है, वो आपका एसेप्सिस कहलाता है। तो स्टरलाइजेशन का मतलब है ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो अपन बोल सकते हैं ए प्रोसेस in which a process in which surface comma medium and articles free from all type of microorganism including pathogenic non pathogenic and their spores। तो आपने कहा ये स्टेरिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई सरफेस हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है या कोई आर्टिकल हो सकता है, इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना क्या कहलाता है, चाहे पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक या उनके स्पोर्स हो, क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन। अब देखिए स्टरलाइजेशन की कौन कौन सी मेथड्स हैं, किन मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। मेथड्स की बात करेंगे अपन। यहाँ देखिए मेथड्स की बात करते हैं। मेथड कौन कौन से होते हैं, स्टरलाइजेशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ मेथड्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं यहाँ पे। जनरली दो प्रकार के, एक होता है आपका फिजिकल मेथड, एक होता है फिजिकल मेथड और एक आपका होता है केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल। ये जो केमिकल मेथड होता है इसी को अपन बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो आपका केमिकल है इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब देखिए फिजिकल मेथड होता है वो कितने टाइप का होता है, इसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं, जबकि केमिकल के अंदर कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड होते हैं। जनरली यहाँ पे देखिए जो आपका फिजिकल मेथड ये आगे फर्दर फिर 5 टाइप का होता है, ये फिर 5 टाइप का होता है। ये जो फिजिकल है ये फिर 5 टाइप का है। देखिए कौन कौन सा है। ये आपने कहा सनलाइट, हीट,
ओजोन, ओजोन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड लास्ट आता है रेडिएशन। तो आपने कहा फिजिकल मेथड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होगा? सनलाइट होगा, हीट होगा, ओजोन होगा, फिल्ट्रेशन होगा और रेडिएशन है। देखिए इसका जो ट्रिक है वो आप ऐसे कह सकते हैं SHO। अगर आप किसी के साथ फिजिकल असोल्ट करोगे तो SHO FIR कर देगा। SHO का मतलब है सनलाइट, हीट, ओजोन। FI का मतलब फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। देखिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, आज की क्लास में अपन सिर्फ फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फिजिकल मेथड फिर अपन थोड़ा सा आगे फर्दर इनको, जो हीट होता है ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो हीट होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हीट भी एक आता है ड्राई हीट, एक आता है ड्राई हीट और एक आता है मॉइस्ट हीट, एक आता है मॉइस्ट हीट। तो यहाँ हीट भी 2 प्रकार का है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट का मतलब है जिस भी प्रोसेस के अंदर वाटर का यूज नहीं होता हो वो ड्राई कहलाता है, और जिस भी प्रोसेस में आपका वाटर आपके किसी भी सरफेस के संपर्क में आता हो वो क्या कहलाएगा? मॉइस्ट हीट कहलाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका ड्राई हीट है ये भी 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए ड्राई हीट का मतलब क्या है? तो यहाँ सबसे पहले आता है आपका रेड हीट है, फ्लेमिंग है, इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन है और लास्ट में आपका आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, कई बार यहाँ एग्जाम में हॉट एयर ओवन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हॉट एयर ओवन किसका एग्जाम्पल है? ड्राई हीट का एग्जाम्पल है या फिर मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है? तो आपने कहा ये 4 प्रकार का, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन 4 प्रकार का होता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं यहाँ से मॉइस्ट हीट की। मॉइस्ट हीट भी यहाँ पर फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है, फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में सबसे पहले अपन बात करते हैं लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेकंड जो आपका आता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और थर्ड आता है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 3 प्रकार के आपके एग्जांपल्स आते हैं, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे क्या क्या आता है? वैक्सीन बाथ, ये 3 प्रकार का होता है। वैक्सीन बाथ, दूसरा होता है इंस्पीसेशन, इंस्पीसेशन और तीसरा यहाँ होता है पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन। तो आपने कहा लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 प्रकार के अपन कहते हैं, एक होता है वैक्सीन बाथ, एक होता है इंस्पीसेशन और एक होता है पाश्चुराइजेशन। ऐसे ही एट 100 डिग्री की बात करते हैं। एट 100 डिग्री पे भी 2 प्रकार का, एक आपने सुना होगा बॉइलिंग, एक क्या होता है यहाँ पे? बॉइलिंग, बॉइलिंग। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है टिंडेलाइजेशन, दूसरा इसका एग्जाम्पल है टिंडेलाइजेशन। तो यहाँ आपने बोला लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आएगा? वैक्सीन बाथ, इंस्पीसेशन और पाश्चुराइजेशन। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि कम टेम्परेचर पे वीआईपी लोग रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो लेस देन 100 पे कितना हो गया? वैक्सीन, इंस्पीसेशन और पाश्चुराइजेशन। एट 100 डिग्री पे बॉइलिंग का तो आपको पता ही है कि बॉइलिंग कितने पे होता है? 100 डिग्री पे, तो बॉइलिंग एंड टिंडेलाइजेशन। जबकि मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर जनरली किसका यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का। इसका यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। देखो ऑटोक्लेव के बारे में भी यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑटोक्लेव के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ है ये मोर देन, क्योंकि इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोक्लेव, कई बार तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोक्लेव किसका एग्जाम्पल है। यहाँ ऑटोक्लेव किसका एग्जाम्पल है, मॉइस्ट हीट का, जबकि हॉट एयर ओवन है वो किसका एग्जाम्पल है, ड्राई हीट का। क्लियर है। तो आपने कहा सबसे पहले अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो आपका है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में यहाँ पर जनरली किसी भी मेथड के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, जैसे टेम्परेचर के द्वारा। किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा जनरली अपन इसको यहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं फिजिकल मेथड में। ठीक है। दूसरा है केमिकल। केमिकल में तो अपन सिर्फ केमिकल्स का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर अपन जनरली डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या किसी अपन ने हॉट जो भी हॉट है, फायर है, आग है, या किसी भी टेम्परेचर के द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा अपन उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। वो क्या कहलाता है, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का। कौन सा, SHO, सनलाइट, हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। उनमें भी फिर आता है हीट। हीट फिर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट फिर 4 प्रकार का होता है, जैसे उसमें आता है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। ऐसे ही फिर मॉइस्ट हीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरी आपकी कौन कौन सी होती हैं, 3 कैटेगरी आपने बताई, लेस देन 100 डिग्री, 800 डिग्री या मोर देन 100 डिग्री। तो वैक्सीन बात, इंस्पीसेशन और पास्चुराइजेशन। ऐसे ही 800 डिग्री की बात करते हैं, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। और मोर देन 100 की बात करेंगे ऑटोक्लेव, मोर देन 100 की बात करेंगे ऑटोक्लेव। क्लियर है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपने किया है। अब 1 बाय 1 हर एग्जाम्पल के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करके चलते हैं। क्या टेम्परेचर लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं, क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 1 बाय 1 सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे सनलाइट की। सनलाइट, देखिए सनलाइट की बात करते हैं, इसमें कौन सी यूवी रेज यूज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है। फिर सनलाइट के लिए अपन जनरली अगर आप बात करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, या किसकी हॉस्पिटल सेटिंग में अगर बात करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं, ब्लैंकेट और लिनेंस के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, ब्लैंकेट एंड लिनेंस के लिए। तो यहाँ ये जो सनलाइट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लैंकेट्स के लिए। और सेकंड अपन किसके लिए यूज करते हैं, लिनन्स के लिए। जो हॉस्पिटल में लिनन्स यूज होती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सनलाइट, यानी सूर्य की किरणों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सनलाइट का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ ब्लैंकेट और लिनन्स हैं, उनको किसके द्वारा किया जाता है, सनलाइट के द्वारा। क्लियर है। सेकंड आपका आता है यहाँ पे, सेकंड जो आपका आता है उसको अपन बोलते हैं हीट। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आता है हीट। अब हीट के अंदर देखिए, हीट में भी आपने 2 प्रकार से देखा था, एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। और उसमें भी आप ड्राई हीट की अपन बात करेंगे। ड्राई हीट सबसे पहले अपन बात करेंगे ड्राई हीट। और ड्राई हीट का जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर वो है रेड हीट। रेड हीट, देखो रेड हीट का मतलब क्या है, रेड हीट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन आग की लपेटों में तब तक रखेंगे जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, रेड नहीं हो जाता, रेड नहीं बन जाता। वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेड हीट कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट kept in flame until it become red। देखो यहाँ पे कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ फ्लेम में रखा जाता है, कब तक रखा जाता है, जब तक कि वो लाल नहीं हो जाता, रेड नहीं हो जाता। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, रेड हीट पड़ा। देखो रेड हीट के अंदर अपन किसको स्टरलाइज करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन।
यहाँ पे आपने कहा इनोकुलेटिंग वायर्स, इनोकुलेटिंग वायर्स ओब्लिक लूप्स, यानी अपन बैक्टीरियोलॉजिकल जो लैब्स होती हैं उनमें जो वायर यूज करते हैं जहां से आप बैक्टीरिया को इनको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस वायर को अपन क्या बोलते हैं, इनोकुलेटिंग लूप या इनोकुलेटिंग वायर्स। ठीक है। फिर आपने कहा जनरली और किसका किसका अपन कर सकते हैं, तो आपने कहा टिप्स ऑफ फोर्सेप्स के टिप्स को भी अपन किससे कर सकते हैं, रेड हीट से किया जा सकता है। टिप्स ऑफ फोर्सेप को भी अपन रेड, या स्कालपेल्स होते हैं, इनको भी अपन रेड हीट पे कर सकते हैं। तो आपने कहा इनोकुलेटिंग वायर्स है, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स हैं, स्कालपेल्स हैं, इनको अपन किसके द्वारा करेंगे, रेड हीट के द्वारा। इसमें भी आप जो कॉमन एग्जाम्पल आपको यहाँ याद रखना है, ये कौन सा है, इनोकुलेटिंग वायर्स या लूप। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका था रेड हीट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है फ्लेमिंग। देखिए फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटें। फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, आग की लपटें। और आग की लपटों का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किसके थ्रू गुजारते हैं, फ्लेम के थ्रू गुजारते हैं, आग की लपटों के थ्रू गुजारते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्लेमिंग कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं द ऑब्जेक्ट थ्रो फ्लेम, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो किसके थ्रू, फ्लेम के थ्रू गुजारते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्लेमिंग कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या करेंगे, जो भी ये कल्चर ट्यूब्स आती हैं उनका अपन माउथ है तो किससे करते हैं, फ्लेमिंग से करते हैं। तो अपन कह सकते हैं माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, इनको जनरली किसके द्वारा किया जाता है, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब जो भी आती हैं इनका कल्चर ट्यूब या ग्लास स्लाइड्स, ये भी जनरली किसके द्वारा कर सकते हैं, अपन फ्लेमिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो आपने कहा माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स और ग्लास स्लाइड से किसके द्वारा की जा सकती हैं, फ्लेमिंग के द्वारा। क्लियर है। तो पहला रेडी, दूसरा फ्लेमिंग। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है इंसिनरेशन। क्लियर है। इंसिनरेशन का यहाँ देखो मतलब क्या होता है, इंसिनरेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इंसिनरेशन का मतलब होता है ये एक प्रकार से क्या है, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन है। क्या है, ड्राई हीट ऑक्सीडेशन है, जिसमें अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आपको उसको क्या करते हैं, मटेरियल को अपन बर्निंग करते हैं। और बर्निंग के द्वारा कब तक करते हैं, जब तक कि उसकी राख नहीं बन जाती, ऐश नहीं बन जाती। तो ये क्या कहलाता है, आपको क्या कहलाता है, इंसिनरेशन कहलाता है। इंसिनरेशन में होता क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें टाइम बहुत कम होता है, 2 to 3 सेकेंड का टाइम होता है। जितना भी आपका येलो कैटेगरी का वेस्ट होता है, जितना भी आपका येलो कैटेगरी का और इन्फेक्टेड जो लिनन्स हैं, ये हैं, सारा का सारा अपन किसके द्वारा करते हैं, इंसिनरेशन के। तो येलो कैटेगरी का जो भी वेस्ट है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, इंसिनरेशन के द्वारा। और इसके द्वारा लगभग 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। तो आपने कहा इंसिनरेशन का मतलब ये क्या है, इट इज ए ड्राई हीट ऑक्सीडेशन in which material reduced
मटेरियल रिड्यूस्ड बाय बर्निंग टू एश, यानी इसमें आपने कहा ये एक प्रकार से ड्राई हीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें क्या मटेरियल को रिड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, बर्निंग के द्वारा, टू किस में, आस में, यानी राख में बदल दिया जाता है, राख में बदल दिया जाता है। ये आपका कहलाता है इंसिनरेशन। देखिए इंसिनरेशन का जो टेम्परेचर होता है, इंसिनरेशन में जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो आपने कहा 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइम की, यहाँ बात करते हैं टाइम की, तो टाइम कितना हुआ 2 to 3 सेकेंड्स। यहाँ जो टाइम होता है 2 to 3 सेकेंड्स। जो आपका इंसिनरेशन होता है, इंसिनरेशन होता है, इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगभग 99.9% तक डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं 99.9% destroy the microorganism, destroy the microorganism। 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर है। अब इसके कॉमनली एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए तो आपने कहा कंप्लीट येलो कैटेगरी होती है, उसको क्या इंसिनेशन के द्वारा नष्ट किया जाता है। येलो कैटेगरी, जो भी आपकी येलो कैटेगरी होती है, येलो कैटेगरी, कंप्लीट येलो कैटेगरी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, बर्निंग के द्वारा नष्ट किया जाता है। अब इसमें देख ली क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटोमिकल, एनाटोमिकल एंड पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल वेस्ट। आपने कहा ह्यूमन एंड एनाटोमिकल एंड पैथोलॉजी, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटोमिकल एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट। आपने कहा ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी अपन जनरली किसके द्वारा, इंसिनरेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। इंसिनरेशन के द्वारा जो भी आपकी लिनन्स आती हैं, इन्फेक्टेड लिनन्स हैं, डर्टी लिनन्स हैं, इनको भी जनरली अपन क्या किया जाता है कि, तो अपन कह सकते हैं जो आपकी डर्टी लिनन्स हैं, लिनन्स हैं, डर्टी लिनन्स हैं, उनको भी अपन किसके द्वारा, या इन्फेक्टेड लिनन्स हैं उनको भी किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा जनरल भी जितनी भी आपकी जो गंदी वाली, जैसे आपने कहा बेडशीट है, ये हैं, कॉटन है, इन्फेक्टेड कॉटन, इन्फेक्टेड कॉटन, इन्फेक्टेड कॉटन है, या आपने कहा ये जितना भी आपका इन्फेक्टेड मटेरियल होता है जनरली उन सारे को अपन किसके द्वारा, इन्फेक्टेड कॉटन कोमा बैंडेज, इन्फेक्टेड बैंडेज, इन्फेक्टेड बैंडेज को भी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, इंसिनरेशन के द्वारा। तो आपने कहा जितने भी आपके ये डर्टी लिनन्स होती हैं, या फिर आपके कॉटन होते हैं, या फिर आपके बैंडेज होते हैं, इन सब को अपन किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, या मैं कहूँ ह्यूमन और एनाटोमिकल जितने भी वेस्ट और पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं उनको भी, कोई टिश्यू है, ये है, सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, इंसिनरेशन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, इंसिनरेशन के द्वारा। अब आपका फोर्थ एग्जाम्पल आता है, या फोर्थ एग्जाम्पल आता है हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। देखिए हॉट एयर ओवन होता क्या है जनरली, अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखना, ये जो आपका होता है ये हॉट एयर ओवन होता है। ये क्या होता है, हॉट एयर ओवन। ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये ड्राई होता है, इसमें वाटर का यूज नहीं किया जाता। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, हॉट एयर ओवन होता है।
और ये जनरली किसके द्वारा चलता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। तो अपन कह सकते हैं ये इसका डायग्राम, इसके आगे अपन कह सकते हैं इट इज ए इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन। इट इज ए इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन। ये क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन होता है। देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन होता है, इसमें अपन जनरली कितना टेम्परेचर पे क्या करते हैं, तो देखिए इसका 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन 2 आवर्स के लिए अगर अपन यूज़ करते हैं, तो ऐसा डिफरेंट के लिए अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया जाए, तो ये कितने के लिए करेंगे, 1 आवर के लिए। अगर यही टेम्परेचर बढ़ा के 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो ये लगभग कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं, 30 मिनट तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कहा 160 डिग्री पे 2 आवर्स के लिए इसका यूज़ करते हैं, 170 पे 1 आवर के लिए, और 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए किसी भी आपको उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। अब आपको पता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का इसके अंदर कोई प्रेशर का यूज नहीं होता है, या किसी प्रकार का इसमें कोई भाप नहीं बनती है, वाटर का यूज नहीं होता है। तो जो भी आपके ग्लास वेयर्स होते हैं, ग्लास वेयर्स को जनरली अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास वेयर्स जैसे पिपेट्स हैं, कल्चर ट्यूब्स हैं, पिपेट्स हैं, कल्चर ट्यूब्स हैं, ये किसके द्वारा किया जा सकता है, हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या, लिक्विड पैराफिन को भी अपन इससे करते हैं। दूसरा जो आपके इंस्ट्रूमेंट को भी आप कर सकते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट को, तो शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोनेमाइड पाउडर की बात करते हैं, सल्फोनेमाइड पाउडर, क्योंकि पाउडर वाला इसी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी का यूज नहीं होता, इसका मतलब पाउडर खराब नहीं होगा। ड्रेसिंग पाउडर का यूज भी अपन इसके लिए कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग पाउडर ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रेसिंग पाउडर। तो ड्रेसिंग पाउडर को तो अपन किसके द्वारा करते हैं, हॉट एयर ओवन के द्वारा। लेकिन अगर ड्रेसिंग की बात आती है सिंपल, तो वो अपन किसके द्वारा करते हैं, ड्रेसिंग, जो भी ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको अपन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ ऑटोक्लेव करते हैं। तो यहाँ ड्रेसिंग पाउडर की बात आती है तो अपन क्या बोलेंगे, हॉट एयर ओवन। तो सबसे पहले आपने बात की थी ड्राई हीट की, ड्राई हीट के कितने एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखे। अब आगे चलते हैं अपन, सेकंड पार्ट आता है उसका मोइस्ट हीट। सेकंड पार्ट आता है मोइस्ट हीट। और मोइस्ट हीट में भी जनरली अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोइस्ट हीट में अपन सबसे पहले बात करते हैं लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेस देन 100 डिग्री में आपने सबसे पहले कहा था वैक्सीन बाथ। देखिए जो आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं उनको अपन किसके द्वारा किया जाता है, वैक्सीन बाथ के द्वारा। और इस वैक्सीन बाथ में कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा वैक्सीन बाथ में टेम्परेचर कितना लेते हैं, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड को कितने के लिए, 60 मिनट तक यूज किया जाता है। ये इनका जनरली टाइम और टेम्परेचर याद रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इसका टाइम और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के लिए, 60 मिनट के लिए।
इसका जो कॉमन एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियोलॉजिकल वैक्सीन्स, बैक्टीरियोलॉजिकल वैक्सीन्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था वैक्सीन बाथ, दूसरा है सेकंड है इंस्पीसेशन, इंस्पीसेशन। देखिए जनरली इंस्पीसेशन का जो यूज अपन करते हैं, ये इंस्पीसेशन का क्या, इसमें भी क्या किया जाता है, अपन बॉईल किया जाता है, क्या किया जाता है, बॉईल या हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसको क्या डिहाइड्रेटेड किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं जो भी हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडियाज होते हैं उनको क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, उनको गाढ़ा किया जाता है, एक्ट ऑफ थिकनिंग होता है। और जिस कंडीशन के अंदर जनरली अपन अलग अलग स्टेज में बैक्टीरिया को अलग अलग डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो टेम्परेचर, ये जो वाला प्रोसेस है इंस्पीसेशन का, ये लगभग 3 डेज के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर कंटिन्यू 3 डेज के लिए करते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर होता है आपका वो लगभग 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए कंटिन्यू 3 दिन तक। तो जो अलग अलग स्टेज होती हैं उनको इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए इसको इंटरमिटेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। तो आपने कहा ये क्या है, एक्ट ऑफ थिकनिंग बाय डिहाइड्रेशन। ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया, यानी हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपन कहेंगे एक्ट ऑफ थिकनिंग बाय डिहाइड्रेशन या यूज फॉर हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया के लिए इसका यूज किया जाता है इंस्पीसेशन का। देखो जनरली अपन बात करते हैं इंस्पीसेशन में क्या, कितना टेम्परेचर और कितने टाइम के लेते हैं। तो अपन ने कहा 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट फॉर सक्सेसिव 3 डेज, सक्सेसिव या कॉन्सेक्यूटिव 3 डेज, इसको बोलते हैं सक्सेसिव या कॉन्सेक्यूटिव। इसकी जगह अपन इसको ये भी लिख सकते हैं फॉर कॉन्सेक्यूटिव, बात वही है, कॉन्सेक्यूटिव 3 डेज। तो आपने कहा 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। बस ये बात याद रख लेना, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने कहा 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज या फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज, यानी लगातार 3 डेज के लिए अपन ये प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए इसका एक नाम और देते हैं इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। इसका एक और नाम देते हैं क्या, इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। इसका एक और नाम देते हैं इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग एंड सीरा कल्चर मीडिया, एग एंड सीरा कल्चर मीडिया, यानी सीरा कल्चर मीडिया और एग के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर इंस्पीसेशन की बात की, किसकी बात की, इंस्पीसेशन की। अब इसी लेस देन 100 पे थर्ड आता है पास्चुराइजेशन। यहाँ पे इसका थर्ड एग्जाम्पल आता है पास्चुराइजेशन।
पाश्चुराइजेशन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पाश्चुराइजेशन जो प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होती है। तो ये जो पाश्चुराइजेशन है वो किसके लिए यूज करते हैं, मिल्क के लिए, दूध के लिए इसका यूज किया जाता है। दूध को स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पाश्चुराइजेशन का यूज किया जाता है। देखिए इसमें कई प्रकार के आपके मेथड्स होते हैं, कई प्रकार के। एक होता है HTST। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ये जो आपका HTST है इसमें लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड के लिए यूज किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने पे, 15। इसका ये याद रखना, HTST में कॉमनली इसी का यूज किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड आपका आता है HTST की जगह LTLT। और LTLT में आता है आपका लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। LTLT का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्लियर है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग आपका 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको अपन ने लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम के लिए अपन ने इसको कहा, तो LTLT मेथड इसको बोला जाता है। थर्ड जो आपका इसका आता है UHT मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। थर्ड इसका आता है UHT मेथड। और UHT मेथड का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसके द्वारा जो प्रोसेस मिल्क होता है उसको अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क बोला जाता है। क्या, अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क। इसके द्वारा नॉन एज अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क। इसके द्वारा जो प्रोसेस्ड मिल्क है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एज अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क भी बोला जाता है। जो भी आपका पैकिंग है या जो डिब्बों में आपका दूध आता है या पाउडर आते हैं, ये सारे किस प्रोसेस के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के द्वारा। इसलिए इसका बोला अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क भी बोला जाता है। इसको यूज कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो इसको लगभग अप टू 9 मंथ तक यूज किया जा सकता है। इसको कितने तक, अप टू 9 मंथ तक अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर लेते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने के लिए, 4 सेकेंड्स के लिए। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितने के, 104 पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के लिए, 4 सेकंड के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्लियर है। तो यहाँ UHT मेथड अल्ट्रा हाई, इसको अल्ट्रा पाश्चुराइज्ड मिल्क भी बोला जाता है। ये कब तक, अप टू 9 मंथ तक यूज किया जाता है। और उसको आपने बोला 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के लिए, 4 सेकेंड्स तक के लिए अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपने कहा सबसे पहला जो मेथड पढ़ा था लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस पर 3 एग्जाम्पल पढ़े। कौन कौन से, वैक्सीन बाथ, इंस्पीसेशन और पाश्चुराइजेशन। अब सेकंड पे चलते हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या क्या अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला बॉइलिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉइलिंग की। देखिए बॉइलिंग के लिए जनरली अपन बोलते हैं क्या, कितने पे किया जाता है, 100 डिग्री पे करते हैं। और इसको अपन घरेलू उपाय भी, यानी मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड होता है, तो अपन कह सकते हैं
मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड, मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड भी बोला जाता है। एट 100 डिग्री पे बॉइलिंग, और इसको बोला जाता है मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो बॉइलिंग के द्वारा भी अपन ऐसा कर सकते हैं। आगे बॉइलिंग के द्वारा जब अपन बॉइल करते हैं इसके द्वारा, तो कितने टाइम के लिए ज़रूरी है, मिनिमम टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, तो आपने कहा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 to 30 मिनट के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना, 15 to 30 मिनट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बॉइलिंग करते हैं तो। एक और बात है, मिनिमम अगर आपने बोला कि मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है बॉइलिंग के लिए, तो 15 मिनट होना चाहिए। तो मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट मिनिमम 15 मिनट रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग। बॉइलिंग के लगभग मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, 15 मिनट रिक्वायर्ड होता है। तो आपने कहा मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मेथड बोला जाता है। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जनरली कभी भी अपन शार्प इंस्ट्रूमेंट को, किसको, शार्प इंस्ट्रूमेंट को कभी भी बॉइलिंग नहीं किया जाता, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, उनका जो शार्पनेस था है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो अपन कह सकते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट does not sterilized by boiling because they can blunt, वो क्या हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं। तो देखो आपने कहा शार्प इंस्ट्रूमेंट को कभी भी बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जाता, नहीं तो उनका जो शार्पनेस था है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है? इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टिंडेलाइजेशन। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टिंडेलाइजेशन। देखिए टिंडेलाइजेशन और इंस्पीसेशन दोनों वैसे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, दोनों ही इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन कहलाते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और टाइम का फर्क होता है। उसमें टेम्परेचर 75 से 85 होता है और इसमें 100 होता है। उसमें 30 मिनट के लिए किया जाता है, इसमें 20 के लिए किया जाता है। वो भी 3 डेज होता है और ये भी 3 डेज होता है। तो अपन कहेंगे टिंडेलाइजेशन, या इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। तो इसको टिंडेलाइजेशन या आपने बोला इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ये भी क्या है, ये भी किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया। ये भी किसके लिए यूज किया जाता है, हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया के लिए यूज किया जाता है। तो अपन ने कहा टिंडेलाइजेशन या इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन, ये भी किसके लिए, यूज फॉर हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ जनरली इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है, दोनों इंस्पीसेशन और ये सेम ही है, लेकिन इसमें किसका फर्क है, टेम्परेचर और टाइम का फर्क है। तो अपन कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड for 20 minute for 3 सक्सेसिव डेज। तो आपने कहा
100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव। सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हो लगातार 3 दिन तक। तो हर प्रकार की अलग अलग स्टेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 डेज के लिए करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट बोला जाता है। वहाँ पे आपने देखा होगा टेम्परेचर और टाइम यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट के लिए, जबकि वहाँ कितना था इन सेशन में 75 से 85 और 30 मिनट। क्लियर है, बाकी दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हो गया 100 डिग्री पे, तो बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन। अब थर्ड आता है आपका, थर्ड इसका जो टाइप है आपका वो क्या है, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ऑटोक्लेव। इसका कॉमन एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑटोक्लेव, थर्ड आता है ऑटोक्लेव। देखिए ऑटोक्लेव को अपन क्या बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेव में क्यों प्रेशर भी यूज होता है, तो यहां पर इसको बोलते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, स्टीम अंडर प्रेशर भी बोला जाता है। तो ऑटोक्लेव का मतलब है स्टीम अंडर प्रेशर भी इसको अपन कहते हैं, ऑटोक्लेव इसको बोला जाता है। देखिए ऑटोक्लेव के अंदर, ऑटोक्लेव सबसे कॉमन मेथड है, ऑटोक्लेव सबसे कॉमन मेथड है। जनरली अपन जो इंस्ट्रूमेंट है शार्प को छोड़ के सारा का सारा किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। इसके अलावा आपके एप्रोन है, जो एप्रोन है ये भी अपन किसके द्वारा, या गाउन है ये भी अपन किसके द्वारा करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ड्रेसिंग्स हैं, जो भी ड्रेसिंग मटेरियल है वो भी किसके द्वारा करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। तो इस सारा का सारा अपन जनरली मोस्ट कॉमन कौन सा, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम और टेम्परेचर और प्रेशर कितना लेते हैं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ये भी पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव किसका एग्जाम्पल है, आपने कहा मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है, किसका है, मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ आपने कहा ऑटोक्लेव की अपन ने बात की, और इसको अपन ने क्या बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर। देखिए जनरली जो अपन टाइम लेते हैं 120, टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ लेते हैं 15 LBS पर इंच स्क्वायर। प्रेशर जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 15 LBS पर इंच स्क्वायर। और जो टाइम होता है, इसका टाइम होता है वो कितना होता है, 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट। देखिए जनरली अपन जो 15 to 30 मिनट का यूज किया जाता है, 15 to 30 मिनट का यूज किया जाता है। इसका जो आपका प्रेशर होता है वो कितना होता है, 15 LBS पर इंच स्क्वायर होता है। और इसमें आपने कहा कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है, एक बात तो ये है। देखो कई बार आप बोलते हैं टेम्परेचर को वेरी करते रहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, और यहाँ टाइम क्या हो जाता है, कम होता है। जैसे अपन एक और एग्जांपल लें, 126 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर अपन बात करें तो यहाँ प्रेशर कितना बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, 20 LBS पर इंच स्क्वायर, 20 LBS पर इंच स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। कई बार यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ा देता है, वो बोले आपको 133 डिग्री सेंटीग्रेड, 133 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए बोलेगा 30 LBS पर इंच स्क्वायर, 30 LBS पर इंच स्क्वायर। और लास्ट में आपका आता है यहाँ कितना मिनट, 3 मिनट। यहाँ कितना आता है, 3 मिनट। तो आपने कहा 121 डिग्री सेंट 50 LBS पर इंच स्क्वायर। दूसरा आपने कहा 126 डिग्री सेंटीग्रेड 20 LBS पर इंच स्क्वायर। और आपने कहा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया है, लेकिन टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये यहाँ जो आपका प्रेशर लिया गया है ये किस में आता है, LBS पर इंच स्क्वायर में।
मान लीजिए कई बार इसको कन्वर्ट करके पूछ लिया जाए कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका प्रेशर आप लेते हैं, इसमें प्रेशर, ये जो आपने प्रेशर लिया, इस प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर को जनरली लेते हैं किसमें, LBS पर इंच स्क्वायर में लिया, इंच स्क्वायर में लिया, और इसको कन्वर्ट किस में करना हो, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ ध्यान रखना, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं, 15 LBS पर इंच स्क्वायर है, 15 LBS पर इंच स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें कन्वर्ट करना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अपन क्या करेंगे, इसको 0.07 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि 15 इंटू 0.07, 15 इंटू 0.07 इक्वल टू 1.05 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.05 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपन कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ ऑटोक्लेव के बारे में। अब ऑटोक्लेव का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए एग्जाम्पल्स देखिए किस किस का अपन ऑटोक्लेव कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑटोक्लेव। देखिए लगभग आपने कहा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेप्ट शार्प। देखो शार्प जो होते हैं उनको अपन किसके द्वारा नहीं किया जाता है, किसके द्वारा नहीं किया जाएगा, ऑटोक्लेव के द्वारा। क्यों, क्योंकि ऑटोक्लेव में भी प्रेशर के साथ में आपका क्या यूज होता है, वाटर, और जहां पर भी लगता है वाटर तो उसके साथ उसकी शार्पनेस खत्म हो सकती है। तो आपने कहा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट शार्प को छोड़ करके। दूसरा आपने कहा गाउन, ग्लोव्स, सर्जिकल ग्लोव्स, गाउन ग्लोव्स है, ये भी सारा इसके द्वारा, गाउन है, ग्लोव्स है, एप्रोन है, एप्रोन भी किसके द्वारा किया जाता है, स्टरलाइज्ड ऑटोक्लेव के द्वारा। फिर आपने कहा ड्रेसिंग मटेरियल का भी क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है। देखिए यहाँ पर जनरली अपन बात करते हैं तो कहाँ ड्रेसिंग मटेरियल है, एप्रोन है, गाउन है, ग्लव्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेप्ट शार्प को छोड़ के। तो इन सब को क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव किया जाता है, और हॉस्पिटल में कॉमनली ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। तो ये तो आपका हीट के बारे में आपने देखा था, और हीट में भी आपने दो प्रकार से देखा, एक मॉइस्ट हीट देखा और एक कौन सा, ड्राई हीट। ड्राई हीट एक और नोट डाल लीजिए, देखिए यहाँ पर नोट डाल दीजिए यहाँ पर, मॉइस्ट हीट कैसे काम करती है, मॉइस्ट हीट कैसे काम करती है। तो देखिए जो मॉइस्ट हीट का लीथल इफेक्ट है वो किसके द्वारा, डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं द लीथल इफेक्ट ऑफ moist heat by denaturation and coagulation of protein। डीनेचुरेशन, तो आपने कहा द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट बाय द डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ, यानी ये जो डीनेचुरेशन और किसके द्वारा, कोएगुलेशन, किसके, प्रोटीन के कोएगुलेशन के कारण इसका लीथल इफेक्ट माना जाता है, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये हीट का सबसे पहले अपन फिजिकल मेथड देखने चले थे, और फिजिकल मेथड में सबसे पहले आपने देखा था सनलाइट।
सेकंड आपने देखा था हीट, अब थर्ड आता है आपका ओजोन, थर्ड आता है ओजोन। थर्ड मेथड ओजोन की बात करते हैं। देखिए ओजोन ये किसके लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज किया जाता है, किसके लिए, एयर और वाटर के लिए। तो अपन कह सकते हैं यूज फॉर एयर ओब्लिक वाटर इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। इंडस्ट्रियल सेटिंग में एयर और वाटर के लिए यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है, ओजोन। तो इंडस्ट्रियल सेटिंग में इसका कॉमनली किसके लिए, एयर और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओजोन के बाद में आता है आपका फोर्थ आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ओजोन के बाद में है फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, लार्ज जो आपकी लार्ज स्केल की जो भी अशुद्धि होती हैं उनको हटाने के लिए अपन फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। और इसमें जो फिल्टर यूज किया जाता है, इसमें फिल्टर यूज किया जाता है, इसमें जो फिल्टर यूज किया जाता है उसका साइज जो होता है, फिल्टर का साइज वो होता है 0.75 माइक्रोन मीटर। इस फिल्टर का साइज होता है 0.75 माइक्रोन मीटर। जनरली इसके लिए, जैसे आपने कहा वाटर के लिए, वाटर के लिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वाटर के लिए, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए अपन जनरली किसका यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। अब आपका फिफ्थ आता है, फिफ्थ जो टाइप है रेडिएशन। फिफ्थ आता है रेडिएशन। देखियो रेडिएशन भी दो प्रकार की होती है, रेडिएशन भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आयोनाइजिंग और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग। रेडिएशन दो प्रकार का है। देखिए रेडिएशन को दो प्रकार से देखेंगे, एक आपने बोला आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग। और आयोनाइजिंग में जनरली अपन किसका यूज करते हैं, गामा रेडिएशन का। आयोनाइजिंग में अपन किसका यूज करते हैं, गामा रेडिएशन का। जबकि एक दूसरी होती है आपकी नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में जनरली अपन किसका यूज करते हैं, जनरली देखिए यूवी रेज का यूज कर सकते हैं नॉन आयोनाइजिंग में, या फिर आपको जो रेड है, रेड जो हीट होती है उनका अपन यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रेडिएशन है, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जनरली किसके लिए, जितने भी आपके डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, क्या है, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, उनके लिए जनरली अपन रेडिएशन का यूज करते हैं। और डिस्पोजेबल आइटम्स में भी सबसे ज़्यादा जो किसका किया जाता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का। और उनमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, गामा रेडिएशन। कौन सा है, गामा रेडिएशन। देखिए यहाँ पर जनरली आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग में आपने कहा गामा रेडिएशन, और ये किसके लिए, डिस्पोजेबल आइटम्स। जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, जैसे जैसे सिरिंज है, कैथेटर है, सिरिंज है, कैथेटर है, स्वाब है, कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट है, क्लियर है। तो इनका डिस्पोजेबल आइटम, सिरिंज, कैथेटर, स्वाब, कल्चर प्लेट, इनके लिए जनरली अपन किसका कहते हैं, गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। किसका, गामा। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप बोलते हैं यूवी रेज। किसका यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं यूवी रेज का यूज करते हैं। यूवी रेज का जनरली लेबोरेटरीज के लिए इनका यूज करते हैं, या इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज भी कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन,
इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज भी करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज भी करते हैं। और वो किसके लिए करते हैं? जनरली कैनुला या कैथेटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा कैनुला और कैथेटर के लिए अपन इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा था रेडिएशन, और रेडिएशन यहाँ कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। और कौन कौन सी हुई? एक आपने कहा आयोनाइजिंग और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आती है गामा रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग में आती है आपकी यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर है? तो ये रेडिएशन, तो ये आपका स्टरलाइजेशन में फर्स्ट मेथड आप देखने चले थे, और उसको आपने बोला था फिजिकल मेथड। क्या बोला था? फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा हुआ? सनलाइट, हीट, ओजोन, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हीट फिर कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। मॉइस्ट ड्राई हीट के अंदर फिर 4 प्रकार का आपने देखा, रेड हीट है, फ्लेमिंग है, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। जबकि यहाँ पे मॉइस्ट हीट फिर प्रकार 3 प्रकार का, लेस देन 100। 3 प्रकार देखे, लेस देन वैक्सीन बाथ, इंस्पीसेशन और पास्चुराइजेशन। 800 डिग्री पे टेंडेलाइजेशन और बॉइलिंग। और लास्ट आपने कहा अबोव 100 डिग्री पे आपका ऑटोक्लेव। क्लियर है? तो दोस्तों ये फिजिकल मेथड था, ये आज कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।